Class 12th History Chapter 2 Kings, Farmers and Towns Early States and Economies approximately 600 BCE to 600 CE. There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of Harappan civilization. Harappan civilization के एंड के बाद के जो नेक्स्ट 1005 इयर्स का लंबा पीरियड था, उस पीरियड में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। ये वो पीरियड था जबकि रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद कंपोज किया, ऋग्वेद को लिखा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई पार्ट्स में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज हुए, जैसे नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा हमें ये भी एविडेंस मिलता है कि पास्टोरल पॉपुलेशन, जो चरवाहे लोग थे, ये भी डेक्कन और फर्दर साउथ में इन्होंने बसना शुरू किया। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड including the making of elaborate stone structures known as megaliths, emerged in central and south India from the first millennium BCE. First millennium BCE के बाद से हमें ये पता चलता है कि डेड लोगों को, मृतकों को डिस्पोज करने के लिए, उनके डिस्पोजल के लिए नए तरीके, नए मोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसमें एक था इलेबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स, जिसे मेगालिथ बोला जाता था। तो मेगालिथ बनाने की परंपरा की शुरुआत भी सेंट्रल और साउथ इंडिया में फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास शुरू हुई। कई केसेस में जो डेड बॉडीज थी, दे वर बरीड विद रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। डेड बॉडीज के साथ आयरन टूल्स और वेपन्स भी बड़ी संख्या में दफनाए जाते थे। 6th सेंचुरी बीसी के आसपास एविडेंस मिलता है दूसरे चीजों का भी और नए ट्रेंड के शुरू होने का भी, और इसमें जो सबसे विजिबल है कि लगभग 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इंडिया में अर्ली स्टेट्स जो है वो इमर्ज होना शुरू हुए थे। ना सिर्फ अर्ली स्टेट्स बल्कि अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स भी। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चेंज आ रहा था, इन चेंजेस के कारण सोशियो इकोनॉमिक जो पैटर्न थे, इसमें भी चेंजेस दिखाई पड़ रहे थे। जैसे कि अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अब पूरे सबकॉन्टिनेंट में जो नए शहर थे, न्यू टाउन्स, दे स्टार्टेड अपीयरिंग, नए शहरों का उद्भव शुरू हो गया। तो हिस्टोरियंस ने 600 BCE से 600 CE के बीच में जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, उनको स्टडी करने के लिए कई सारे सोर्सेज को यूज किया है। फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल। प्रिंसेप एंड पियदस्सी। Some of the most momentous development in Indian epigraphy took place in 1830s. 1830s में इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एपिग्राफी, इट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। एपिग्राफी क्या है? जब इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया जाता है, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने का जो आर्ट है, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। एंड व्हेन राइटिंग इज engraved और engraved on hard material, then it is called inscription. जब स्क्रिप्ट को हार्ड मटेरियल पे लिखा जाता है तो उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, और इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ने की जो कला है, इसे एपिग्राफी कहा जाता है। तो 1830s में इंडियन एपिग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव आया। ये वो पीरियड था जबकि जेम्स प्रिंसेप
who was an officer in the Mint of East India Company, deciphered Brahmi and Kharoshthi. ये वो पीरियड था जो जबकि जेम्स प्रिंसेप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में, मिंट इज अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, तो जो आपका कॉइन बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले जो ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी को पढ़ा। ये जो ब्राह्मी एंड खरोष्ठी, ये दो स्क्रिप्ट्स थी जिनका इस्तेमाल अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस में, अर्लीस्ट कॉइन्स में हुआ था। ये जो प्रोसेस था इनका इसको रीड करने का, इसमें इन्होंने ये पाया कि इन कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस में एक राजा का नाम बार बार यूज हो रहा है और उस राजा के लिए पियदस्सी वर्ड यूज हो रहा है। इट मीन्स प्लेजेंट टू बिहोल्ड, देखने में सुंदर, पियदस्सी दिखने में सुंदर। इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी थे जहां पे सेम किंग के लिए अशोक वर्ड रिफर किया गया था। तो अशोक, he was one of the most famous rulers known from Buddhist text। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू पता चला अशोक उस समय का सबसे फेमस रूलर था और कंक्लूजन ये निकला कि पियदस्सी एंड अशोक they were the same ruler। तो ये जब जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया तो इससे इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, जो यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स इस फील्ड में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, तो उन्हें एक नया डायरेक्शन मिला। क्या नया डायरेक्शन मिला? नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट composed in variety of languages to reconstruct the lineage of major dynasties that had ruled the subcontinent। तो अब जो एंशियंट स्क्रिप्ट पढ़े जाने के बाद जो इंडियन एंड यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने कई सारे इंस्क्रिप्शंस को, एंशियंट टेक्स्ट जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उन टेक्स्ट को सोर्स के रूप में यूज किया ताकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो अर्ली स्टेट्स थे उनकी रूलिंग डायनेस्टी के लीनिएज को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि अब 20th सेंचुरी के अर्ली डिकेड्स में हमें अर्ली स्टेट्स, इंडिया के जो अर्ली स्टेट्स थे उनके बारे में हमारे पास एक जर्नल, जो कह सकते हैं नॉलेज हमारे पास आ चुकी थी और हमारे पास प्रॉपर नॉलेज आ चुकी थी कि जो इंडिया के अर्ली स्टेट्स कैसे थे, उनको कौन रूल करता था, रूल करने का तरीका क्या था, रूलिंग लीनिएज क्या थी, कौन सा राजा उसके बाद कौन सा राजा बना, उस डायनेस्टी ने कब तक रूल किया। तो ये हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक नॉलेज आ चुकी थी। इसके बाद जो स्कॉलर्स थे इन्होंने जो अपना फोकस था उसको शिफ्ट किया पॉलिटिकल हिस्ट्री से और उन्होंने ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि क्या जो भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं उनका उस पीरियड के इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पर भी कोई असर होता है। तो पॉलिटिकल चेंजेस का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं। तो ये उन्होंने रियलाइज किया कि देयर वर लिंक तो हैं, बट दीज लिंक्स आर नॉट ऑलवेज सिंपल एंड डायरेक्ट। द अर्ली स्टेट्स, the 16 Mahajanpadas, the 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history। तो 6th century BCE को इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि this 6th century BCE, this era, it is associated with early states। ये जो समय है ये अर्ली स्टेट्स, अर्ली सिटीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, इन सब से एसोसिएटेड है। यही वो पीरियड है जबकि इंडिया में डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए। कहने का मतलब बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, इनकी शुरुआत हुई। और अगर हम अर्ली बौद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन बौद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट में
और चीजों के अलावा 16 स्टेट्स जिनको महाजनपदास बोला गया है, इनके बारे में फ्रीक्वेंटली जो है इनका नाम फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया है। तो बेशक ये लिस्ट वेरी करती है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट महाजनपदास का जो नाम लिया गया है, बट सम नेम सच एज वज्ज, मगध, कोसला, कुरु, पांचाला, गांधारा, अवंती, दीज नेम्स ऑकर फ्रीक्वेंटली। ये जो नाम है ये बार बार आते हैं, तो ये क्लियर होता है इससे कि 16 महाजनपदास में ये जो नाम फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यूज होते थे, वो महाजनपदास ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। While most महाजनपदास were ruled by kings, जो महाजनपद थे नॉर्मली उन पे किंग्स रूल करते थे, उन पे राजाओं का शासन था, लेकिन कुछ महाजनपद को संघ या गण भी बोला जाता था। तो वो महाजनपद जिनको गण या संघ बोला जाता था, they were oligarchies where power was shared by a number of men। तो ये गण, संघ या oligarchy, ये वो एरिया है जहां पे पावर इट इज शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा। तो ये आपका गण या संघ वो एरिया थे जहां पर जो पावर था ग्रुप ऑफ पीपल शेयर करते थे, जिसमें हर एक को राजा या इनको कलेक्टिवली राजा बोला जाता था। एंड मॉडर्न रिपब्लिक जो है ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। महावीर एंड बुद्ध दोनों ही ऐसे गण को बिलोंग करते थे। कुछ केसेस में जैसे वज्र जो संघ था, इसके केस में जो राजा थे दे प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज, जो राजाज थे ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल और हु रूल दैट संघ। तो यहाँ पे वज्र संघ के मामले में ये राजा जो थे दे प्रोबेबली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। तो वज्र संघ में जो रिसोर्सेज थे जैसे लैंड, दे वर कलेक्टिवली कंट्रोल बाय द राजा। तो बेशक जो गण और संघ है इनके हिस्ट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा सोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि लगभग 1000 ईयर्स तक पावर में रहे। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी। हर जो महाजनपद था उसकी अपनी कैपिटल सिटी थी, और ये कैपिटल सिटी ज्यादातर इट वाज वॉल्ड, इट वाज फोर्टिफाइड। तो सिक्योरिटी पर्पस से इसकी घेराबंदी की गई थी। इट वाज क्लोज्ड विद वॉल। और इन फोर्टिफाइड सिटीज को के सिक्योरिटी के लिए, इन शहरों की सुरक्षा के लिए महाजनपदों के पास अपनी खुद की आर्मी थी, अपनी खुद की ब्यूरोक्रेसी भी थी, और आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए सोर्सेस की भी जरूरत पड़ती है। लगभग 6th सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स, 6th सेंचुरी बीसी के बाद से ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट जिसे धर्मसूत्र बोला जाता है उसको लिखना शुरू कर दिया था। धर्मसूत्र, इसमें रूलर्स के लिए नॉर्म्स थे, राजाओं के लिए नियम लिखे हुए थे। ना सिर्फ राजाओं के लिए रूल्स थे बल्कि दूसरी सोशल कैटेगरीज के लिए भी रूल्स लिखे हुए थे। तो ये जो आपके धर्मसूत्र, इनमें नॉर्म्स आर लेड फॉर द रूलर्स, एंड रूलर्स दे वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय। और उस पीरियड में धर्म सूत्रों के अनुसार जो क्षत्रिय हैं वही राजा हो सकते थे। और रूलर्स को इसमें धर्मसूत्रों में एडवाइस किया गया था, सलाह दी गई थी कि वो पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करेंगे, उनसे ट्रिब्यूट गिफ्ट कलेक्ट करेंगे। किससे? कल्टीवेटर से, ट्रेडर से, आर्टिशन से। क्वेश्चन ये उठता है कि वाई रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पास्टोरलिस्ट। क्या चरवाहों से भी रिसोर्सेज को हासिल किया जाता था? इसके बारे में कोई डायरेक्ट हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन
ये पता चलता है कि उस पीरियड में नेबरिंग कंट्रीज पर अटैक करना या उस पर रेड डालना, उसको लूटना, ये एक लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ माना जाता था। धीरे धीरे कुछ स्टेट्स ने अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी बना ली थी। उन्होंने अपना रेगुलर ब्यूरोक्रेसी को मेंटेन करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो दूसरे स्टेट्स थे वो मिलिटिया रिक्रूटेड जो आर्मी थी विच वर रिक्रूटेड फ्रॉम द पीजेंट्री, उस पर डिपेंड करती थी लॉ के मेंटेनेंस के लिए या दूसरी कंट्री से वॉर के लिए। फर्स्ट amongst the 16 Magad. Between the 6th and 4th centuries BCE, Magad became the most powerful महाजनपदा। तो 6th से 4th century BCE के बीच में जो मगध था ये सबसे पावरफुल महाजनपद बन गया। क्वेश्चन उठता है क्यों? तो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उन्होंने इसके पीछे कई सारे रीजंस दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग मगध इट वाज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव। मगध वो एरिया था जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था। इसके अलावा आयरन माइंस भी यहाँ पे पाए जाते थे जिससे टूल्स एंड वेपन्स बनाना आसान था। एलिफेंट्स which was an important component of the army were found in forest in the region। इस एरिया में हाथी भी आसानी से उपलब्ध थे यहाँ के जंगलों में, जो कि आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा जो अर्ली बौद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स उन्होंने कहा है कि मगध का पावरफुल होना मगध के जो रूलर्स हैं उनके कैरेक्टर्स पर, उनकी एबिलिटी पर, उनके पॉलिसीज पर भी डिपेंड करता है कि मगध इट वाज रूल बाय रिथलेसली एम्बिशियस किंग्स। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वाकांक्षी राजाओं ने शासन किया जिनके पॉलिसीज इतनी अच्छी थी, जो खुद बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के थे, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु एंड महापद्नंद। तो ये यहाँ के रूलर्स और उनके मिनिस्टर्स ने भी मगध को सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। शुरू में राजगाह जो है ये मगध का कैपिटल था। राजगाह जैसे कि आप लोगों को नाम से लग रहा है, हाउस ऑफ द किंग। राजगाह इट वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट था जो कि पहाड़ी पर स्थित था। बाद में 4th सेंचुरी बीसी के आसपास कैपिटल शिफ्ट हो गया फ्रॉम मगध टू पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इट इज द प्रेजेंट डे पटना, जो कि गंगा नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। एन अर्ली एम्पायर, the growth of Magad culminated in the emergence of Mauryan Empire। मगध का जो ग्रोथ था इसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पर सबसे ताकतवर एंशियंट एम्पायर जो है इमर्ज हुआ, दैट वाज द मौर्यन एम्पायर। दिस मौर्यन एम्पायर इट वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध एम्पायर के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अप्रोक्सीमेटली 321 बीसी में इस एम्पायर को स्थापित किया गया था और मगध एम्पायर का जो कंट्रोल था ये नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता अशोक ये अर्ली इंडिया का, ठीक है, प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसने कलिंग पर विजय हासिल की थी। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं किन सोर्सेज को यूज करते हैं? तो इसमें historians use variety of sources. These include archaeological finds,
especially sculpture, also valuable are contemporary work. तो मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो स्कल्पचर, इस पीरियड में बनी हुई मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उस समय लिखी हुए जो कंटेम्प्रेरी उस पीरियड की लिखी हुई किताबें हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट रिटन बाय मेगस्थनीज, he was the Greek ambassador to the court of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो ग्रीक अम्बेसडर था जिसका नाम मेगस्थनीज था, इसने इंडिका बुक लिखी। इंडिका जो बुक है इसके कुछ हिस्से, किताब के कुछ हिस्से, कुछ फ्रेगमेंट्स आज सर्वाइव करते हैं जो कि मौर्यन एम्पायर या चंद्रगुप्त मौर्य के कैरियर को जानने का इंपॉर्टेंट सोर्स है। अनदर लिटरेरी सोर्स और लिटरेरी सोर्सेस अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र भी मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने का इंपॉर्टेंट सोर्स है। अर्थशास्त्र के कुछ हिस्से जो हैं वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, एक ही इंसान के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इन्हें एड्रेस किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि अर्थशास्त्र के कुछ जो हिस्से हैं वो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखे थे। ये जो चाणक्य हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के मिनिस्टर थे। अपार्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र एंड इंडिका, early Buddhist, Jain and Puranic literature, they are also important source to know about the Mauryan Empire. तो बुद्धिस्ट, जैन, पुरानिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, ये सब इंपॉर्टेंट सोर्स हैं मौर्यन एम्पायर को जानने के लिए। अशोक के इंस्क्रिप्शंस, अशोक के जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, ये मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज हैं इस पीरियड की हिस्ट्री को जानने के लिए। अशोक वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेसेस। अशोक पहला राजा था जिसने अपनी प्रजा के लिए, अपने अधिकारियों के लिए जो संदेश था उनको स्टोन सरफेसेस पर, चाहे वो नेचुरल रॉक है या फिर पॉलिश्ड पिलर्स, उन पे लिखवाया था, उन पे एनग्रेव करवाया था। और इस इंस्क्रिप्शंस को उसने ये प्रोक्लेम करने के लिए यूज किया, ये इसकी घोषणा करने के लिए यूज किया कि धम्म क्या है और धम्म के संदेश जो हैं उन्होंने इन पिलर या रॉक इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए थे। ये जो धम्म के रूल्स थे, दीज इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स and those who renounced worldly life, treating slaves and servants kindly and respect for religions and traditions other than one's own. तो धम्म जो था इसमें यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रूल्स थे, जैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, जो ब्राह्मण हैं या सन्यासी हैं उनके प्रति दया दिखाना, स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपने अलावा दूसरे धर्मों का भी आदर करना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ मौर्यन एम्पायर वाज एडमिनिस्टर्ड, मौर्यन एम्पायर को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता था। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। जो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। इसके अलावा प्रोविंशियल कैपिटल्स भी थे, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। इन आपका कैपिटल एंड प्रोविंशियल कैपिटल्स के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है। तो अगर हम इन इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, इंस्क्रिप्शंस के कंटेंट को ध्यान से स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि सेम मैसेज दे वर इनग्रेव्ड एवरीवेयर फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश। तो अगर हम इन मैसेजेस को देखते हैं तो पूरे एम्पायर में, चाहे वो आपका पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न
फ्रंटियर प्रोविंस हो या फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा या उत्तराखंड इंडिया का हिस्सा हो, सब पर लगभग एक जैसे मैसेज या मैसेज का कंटेंट लगभग एक जैसा था। तो क्या ये क्वेश्चन उठता है कि पूरे एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम यूज किया जाता था। तो हिस्टोरियंस ने कंक्लूजन ये निकाला है काफी स्टडी के बाद कि मौर्यन एम्पायर के एरिया को देखते हुए और जिस एरिया पे ये फैला हुआ था उस रीजन्स की डाइवर्सिटी को देखते हुए ये इमेजिन करना मुश्किल है कि पूरे रोमन एम्पायर पूरे मौर्यन एम्पायर पर यूनिफॉर्मली एक जैसे रूल्स से उस पे शासन किया जाता रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और हम लगभग इतने समय पुराने समय की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 321 बीसी इसके आसपास की बात कर रहे हैं, 269 बीसी की बात कर रहे हैं। तो इतने पुराने समय में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इतने एडवांस नहीं थे कि इतने वास्ट जो है एम्पायर पे एक जैसे तरीके से रूल किया जा सके। ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैपिटल एंड प्रोविंशियल जो सेंटर्स थे उनके आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता होगा। ये प्रोविंशियल कैपिटल या कैपिटल, दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन। ये प्रोविंशियल जो सेंटर्स थे इनको काफी ध्यान से चूज किया गया था। जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर सिचुएटेड थे, जबकि सुवर्णगिरी इट वॉज पॉसिबली इम्पोर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। तो गोल्ड माइन से गोल्ड को प्रोक्योर करने के लिए सुवर्णगिरी को जो भी आपका स्टैब्लिश किया गया था, सुवर्णगिरी में आपका सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश किया गया था। Communication along both land and riverine route was vital for the existence of empire. एम्पायर को प्रॉपर एडमिनिस्टर करने के लिए जरूरी था कि लैंड रूट से भी और रिवराइन रूट से भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो। और इसलिए अगर चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या सेंटर से प्रोविंस जाना हो, तो इसके लिए अगर महीनों नहीं तो हफ्तों का समय तो जरूर लगता होगा। और इसके लिए इसका ये भी मतलब था कि जो ट्रैवलर्स थे, जो कांस्टेंट मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जो लोग जाते थे, उनके लिए प्रोविजंस को अरेंज करना, उनके लिए खाने पीने की चीजें, दूसरी चीजों को अरेंज करना, इसके अलावा उनका प्रोटेक्शन, ये स्टेट का इम्पोर्टेंट कंसर्न रहा होगा। और ये भी क्लियर होता है कि आर्मी इट वाज इम्पोर्टेंट मींस फॉर इंश्योरिंग द लेटर। सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आर्मी जो है ये जरूरी रही होगी। मैक्सनीस मेंशन करता है कि मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए देयर वाज 1 कमिटी एंड 6 सब कमिटीज। मिलिट्री एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमिटी थी और 6 सब कमिटीज थी। इसमें से एक जो सब कमिटी थी, इट लुक्ड आफ्टर द नेवी, द सेकंड मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, द थर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, द फोर्थ फॉर हॉर्सेस, द फिफ्थ फॉर चैरियट एंड द सिक्स्थ फॉर एलिफेंट्स। तो ये 6 सब कमिटीज के जो डिफरेंट वर्क थे। सेकेंड सब कमिटी का जो वर्क है वो ज्यादा वेरिड था, ठीक है, वो ज्यादा अलग तरीके का था, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को मैनेज करने के लिए सेकेंड सब कमिटी को बुलक कार्ट्स अरेंज करना पड़ता होगा ताकि इक्विपमेंट्स को कैरी किया जा सके, या इक्विपमेंट्स, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, फूड मटेरियल प्रोक्योर करना, सोल्जर्स के लिए फूड एंड बाकी इक्विपमेंट को ट्रांसपोर्ट करना, एनिमल्स के लिए फॉडर प्रोक्योर करना, ट्रांसपोर्ट करना,
इसके अलावा इन सारे कामों को करने के लिए सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट, आर्टिशंस जो हैं टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। तो ये जो सेकेंड सब कमिटी थी, इसका जो काम था अलग था और ज्यादा मुश्किल था। अशोक ने अपने एम्पायर को एक सूत्र में बांधने के लिए धम्म का सहारा लिया। तो अशोक ही ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धम्म। तो बाय स्प्रेडिंग धम्म ही ट्राई टू इंश्योर द यूनिटी ऑफ हिज एम्पायर। धम्म, as we have seen, principles of Dham, they were simple and virtually universally applicable। जो धम्म के प्रिंसिपल्स थे ये एकदम सिंपल थे और यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। धम्म के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करने के लिए अशोक ने धम्म महामात एक ऑफिशियल को, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया था। ये स्पेशल ऑफिसर्स धम्म महामात कहलाते थे। तो ये आपका जो धम्म महामात, दे वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। एंड अकॉर्डिंग टू अशोक, जो धम्म था, मैसेज ऑफ धम्म, दे वर टू इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर? क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मौर्यन एम्पायर था ये कितना इंपॉर्टेंट था। तो हिस्टोरियंस ने जब अर्ली इंडियन हिस्ट्री को 19th सेंचुरी में रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो उस पीरियड में मौर्यन एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर लैंडमार्क माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि उस समय इंडिया, इट वाज अंडर कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स, दे वर रूलिंग ओवर इंडिया एंड ब्रिटिशर्स, दे प्रोजेक्टेड इंडिया एज अ प्रिमिटिव, बैकवर्ड, अनसिविलाइज्ड नेशन। 19th-20th सेंचुरी में जो इंडियन हिस्टोरियंस, जब उन्होंने मौर्यन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया तो उन्हें ये मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को चैलेंजिंग भी माना, एक्साइटिंग भी माना, क्योंकि मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स थे, जैसे स्टोन स्कल्पचर, जो आपका स्टोन स्कल्पचर्स, पत्थर की मूर्तियां वगैरह थी, या दूसरे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, वो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग दे वर स्पेक्टेकुलर आर्ट एग्जाम्पल्स। ये मौर्यन एम्पायर का स्पेक्टेकुलर आर्ट एग्जाम्पल था। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को बाकी रूलर्स के इंस्क्रिप्शन से, उनके मैसेजेस से काफी अलग पाया, डिफरेंट पाया। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सजेस्ट करते थे कि अशोक, इट वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस। जो अशोक था ये बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही परिश्रमी राजा था और ये बाकी राजाओं की तुलना में बहुत ही हम्बल, बहुत ही नम्र था। बाकी राजाओं जिन्होंने बाद में बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, तो उनके कंपैरिजन में अशोक काफी इंडस्ट्रियस, पावरफुल एंड हम्बल भी था। और इसीलिए 20th सेंचुरी में जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के समय, उन्होंने अशोक को एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में माना। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, chiefs and kings in the south. The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilkam, proved to be stable and prosperous. तो डेक्कन में जो नए किंगडम्स इमर्ज हुए थे, चाहे वो डेक्कन में या फर्दर साउथ में, जिसमें चोलास, चेरास और पांड्यास के चीफडम्स आते हैं, ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा प्रॉस्पेरस साबित हुए। हमारे
पास जो इंफॉर्मेशन है इन स्टेट्स को जानने के लिए। वैरायटी ऑफ हमारे पास सोर्सेस हैं, चोला, चेराज और पांड्याज है। तमिलकम एरिया की हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है दैट इज द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, जिसमें पोएम्स हैं डिस्क्राइबिंग चीफ्स and the way in which they acquired and distributed resources. Many chiefs and kings, including the Satavahanas who ruled over parts of western and central India, and the Shakas, a people of Central Asian origin who established kingdoms in the northwestern and western parts of subcontinent, derived revenue from long distance trade. बहुत सारे जो चीफ थे, राजा थे, जिसमें सातवाहन रूलर्स भी आते हैं। सातवाहन ये वो रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट पे लगभग 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक रूल किया। इसके अलावा शक रूलर्स, जो कि शक दे वर द रूलर्स हु वर ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन, जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एंड वेस्टर्न पार्ट्स में अपना किंगडम स्टैब्लिश किया था। इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से रेवेन्यू को डिराइव किया। ये जो शक रूलर्स हैं, सातवाहनाज हैं, इनके सोशल ओरिजिन को लेकर के डाउट है। ऐसा माना जाता है दे बिलोंग टू लो सोशल ओरिजिन। ये इनका सोशल ओरिजिन ये मतलब निचली जाति के थे। लेकिन जैसे हम देखेंगे सातवाहन रूलर्स के केस में, वंस दे एक्वायर्ड पावर they attempted to claim social status in a variety of ways. लेकिन एक बार पावर में आने के बाद इन्होंने कई तरीके से हायर सोशल स्टेटस को क्लेम किया।